गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांत थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत एक नए सिद्धांत को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वह है फ्राइड का सिद्धांत। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी कि समाजीकरण कैसे होता है, बालक के मस्तिष्क में समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रेरणाएं कार्य करती हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समाजशास्त्री व समाज वैज्ञानिकों ने समाजीकरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन सभी विद्वानों ने एक चीज़ समान बताई कि जब बालक एक ऑर्गेनिक बॉडी में होता है तो उसमें सर्वप्रथम जब वो समाज के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, अपनी माँ के संपर्क में आता है, तो उसका स्व जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया उसके स्वयं के अस्तित्व के बोध से प्रारंभ होती है कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के आधार पे वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। स्व वो चीज़ है जिसके द्वारा वह अपने आप को पहचानता है, अपने स्वयं के संदर्भ में और दूसरों की दृष्टि से। तो इन स्व के आधार पे ही विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से हमारा स्व का विकास होता है और एक शिशु अवस्था से एक वृद्धावस्था तक मनुष्य का समाजीकरण होता चला जाता है। जी.एच. मीड व चार्ल्स कूले ने जो स्व व समाज के मध्य के अंतःक्रिया के द्वारा समाजीकरण को समझाने का प्रयास किया था। हमने बताया था कि मीड जहाँ सामान्यकृत अन्य के द्वारा समाजीकरण को समझाते हैं, वहीं चार्ल्स कूले दर्पण में आत्मदर्शन के सिद्धांत के द्वारा समाजीकरण को समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से समाज रूपी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है उसके अनुसार ही हम अपने व्यवहार को निर्मित करते हैं। फ्राइड इनसे थोड़े विपरीत हैं, इनके विरोधी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और उन्होंने अपने सिद्धांत को काम वृत्तियों के आधार पर समझाने का प्रयास किया। फ्राइड के अनुसार काम वृत्तियाँ, जिन्हें वो लिबिडो कहते हैं, वो कहते हैं कि समस्त व्यवहार को संचालित करती हैं। उन्होंने काम वृत्तियों के आधार पर बताया कि माँ बेटे और पिता पुत्री के बीच विपरीत आकर्षण पाया जाता है, जिसे उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स व इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में संबोधित किया, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो माँ बाप के संबंधों पर बच्चों में जो ईर्ष्या होती है या बेटे का माँ के प्रति अत्यधिक लगाव या बच्ची का पिता के प्रति अत्यधिक लगाव, वो अपनी कल्पनाएं करते हैं और यहीं से उसका समाजीकरण प्रारंभ होता है। और इस समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए वो 3 प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं: ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, अहम और पराहम के आधार पे वो समाजीकरण को समझाने का प्रयास करते हैं। फ्राइड कहते हैं कि ईड व्यक्ति की मूल प्रेरणाएं होती हैं, यानी जो व्यक्ति की मूल प्रेरणाएं होती हैं वो ईड से संबंधित होती हैं। यानी हमारी जो भी इच्छाएं वो अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी मन में जो इच्छाएं प्रेरित होती हैं व्यक्ति के, वो ईड द्वारा प्रेरित होती है। ईगो वास्तविकता है जो समाज हमें करने के लिए कहता है कि समाज ने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या नियम बना रखे हैं, ये अहम को पराअहम बताता है। और आदर्श स्थिति होती है वो हमें पराअहम के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अहम व्यक्ति की चेतना अंतरात्मा होती है जो निश्चित करती है कि अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे फ्राइड उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति को मिठाई खाने की इच्छा प्रेरित हुई। जो इच्छा प्रेरित होने का काम ईड द्वारा होता है,
सुपर ईगो हमें ये बताता है कि समाज बिना पैसे दिए मिठाई खाने को की स्वीकृति नहीं देता, क्योंकि वो सही नहीं माना जाता, समाज में वो चोरी की श्रेणी में माना जाता है। तो इस तरह की जो प्रेरणाएं हैं, जो आदर्श स्थिति आइडियोलॉजी के रूप में प्रस्तुत होती हैं, वो पराहम का कार्य होता है। अब महत्वपूर्ण कार्य होता है अहम का, ईगो का। वो तार्किक विश्लेषण करता है कि मिठाई खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और वो मिठाई खाने के विषय में निर्णय लेता है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि उनका अहम, जैसे कि बिना पैसे भी मिठाई खाने की स्वीकृति दे सकता है, यानी समाज विरोधी कार्य करने की स्वीकृति भी दे सकता है। तो ऐसे जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो समाज विरोधी माना जाता है। इसे हम दूसरे उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कोई सुंदर लड़की जा रही है और उसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं, तो जो भावनाएं जागृत हुई ईड द्वारा प्रेरित हुई। ईड ये इच्छा अहम तक पहुंचाता है। अहम ये विश्लेषण करा कि समाज के नियमों के द्वारा क्या इस तरह की इच्छाएं रखना सही है या गलत है। अहम से परा अहम कहेगा कि नहीं, पराई बच्ची या स्त्री के प्रति इस तरह के भाव रखना असामाजिक माना जाएगा। तो जिन व्यक्तियों का समाजीकरण हो चुका है वो प्राय अपनी इच्छाओं का पराहम से सामंजस्य बिठा लेते हैं, और इस प्रकार से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन जिन लोगों के अहम और पराअहम से टकराव होता है वो गैर सामाजिक कार्य करते हैं और समाज के संगठन या व्यवस्था को बाधा पहुंचाते हैं। संक्षिप्त रूप से हम ये कह सकते हैं कि फ्राइड के अनुसार ईड और पराहम के अंतर्द्वंद की जो प्रक्रिया है वही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। अन्य समाजशास्त्रियों ने जहाँ स्वयं समाज में अंतःक्रिया के आधार पर समाजीकरण को समझाने का प्रयास किया, वहीं फ्राइड का मानना है कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार का हो, वो फ्राइड उसको विपरीत मानते हैं, यानी समाज विरुद्ध वो इस प्रक्रिया को मानते हैं कि अहम हमेशा समाज विरोधी कार्य करता है। फ्राइड ने कहा एक उदाहरण के द्वारा कि मानव व्यवहार उस प्रकार से होता है जिस प्रकार एक विशाल समुद्र में हिमखंड का भारी भाग तो हमें दिखाई देता है, किंतु हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ रहता है। उसी प्रकार मानव का व्यवहार भी अनदेखा अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है, जिसको उन्होंने पूर्व में 3 भागों में बांटकर बताया कि ईड, ईगो और सुपर ईगो के रूप में। कि ईड हमारी मूल प्रेरणाओं, असामाजिक इच्छाओं, स्वार्थों और असामाजिक प्रेरणाओं का योग है, जबकि पराहम सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों का संयोग है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है, जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत अहम स्वयं का चेतन या तार्किक पक्ष है और उस पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि ईड का पराहम से निरंतर संघर्ष रहता है और सामान्यतः ईड इस संघर्ष में परास्त हो जाता है, किंतु कभी कभी जब पराहम की अवहेलना हम कर देते हैं तो स्व के लिए, ईड के लिए कि वो छिपी हुई जो शक्तियां हैं वह वेश बदलकर हमारे सामने आती हैं, जिनका हमें मालूम भी नहीं चलता कि किस तरह से चालाकी से ईड अपनी पूरी इच्छाओं को कर लेता है और पराहम उसमें कुछ भी नहीं कर पाता। इसको वो उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चे की पिटाई इस आधार पे कर देते हैं कि इससे बच्चे की भलाई है, तो यहाँ जो ईड की इच्छा थी वो भी पूरी हो जाती है और ईगो को सही कारण का भी पता नहीं चलता, यानी अहम को वास्तविकता का भी पता नहीं चलता। यहाँ फ्राइड के अनुसार माता पिता द्वारा अपनी जो आक्रामक इच्छाएं थी, जो ईड द्वारा प्रेरित थी, उनकी पूर्ति बच्चों के हित की आड़ में लेकर करते हैं। तो इस तरह से फ्राइड स्पष्ट रूप से एक मनोवैज्ञानिक रूप में समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य में ईड और सुपर ईगो में द्वंद्व चलता रहता है और अहम जो वास्तविकता है
वो कभी कभी समाज विरोधी व्यवहार करने के लिए, समाज विपरीत कार्य करने के लिए भी कह देता है, जिसमें ईड की जीत होती है और सुपर ईगो उसमें कहीं न कहीं अपने आप को निरस्त पाता है। तो फ्राइड के अनुसार जहाँ अन्य समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिकरण को स्वयं और समाज के अंतर्संबंध द्वारा समझाने का प्रयास किया, वहीं फ्राइड स्वयं और समाज को परस्पर विरोधी मानते हैं, न कि एक ही घटना की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ। जैसा कि हंट के ने भी समझाने का प्रयास किया कि ऐसा कोई भी आलोचना करते हुए फ्राइड की कहते हैं कि साधारणतः अनुभविक, जब ये फ्राइड ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि मानव व्यक्तित्व के तत्व ईड, अहम और पराहम को हम अनुभविक परीक्षण के द्वारा नहीं जान सकते। और जहाँ तक समाज विरोधी, परस्पर विरोधी कार्य के रूप में फ्राइड इस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, वहीं अन्य समाजशास्त्री जबकि समाज और स्वयं को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं, तो फ्राइड कहते हैं कि किस तरह से समाज विरोधी कार्य करके अहम, ईड और सुपर ईगो में जो द्वंद्व होता है और उसमें अहम जो वास्तविकता के रूप में कार्य करता है वो महत्वपूर्ण होता है। किंतु कहीं न कहीं फ्राइड भी स्वयं के निर्माण में समाज को ही उत्तरदायी मानते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं के द्वारा ही हमारा समाज, क्योंकि स्वयं ही निर्मित करता है कि हमारा परायम, क्योंकि समाज ही निर्मित करता है कि हमारा सुपर ईगो कैसा होगा, क्योंकि सुपर ईगो के द्वारा ही हमारे सेल्फ का विकास होता है, हमें स्वयं का आत्मबोध होता है, स्वयं का व्यक्तित्व का विकास होता है, और इस तरह से व्यक्ति के जीवन में समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। तो हमने चर्चा की समाजीकरण किसे कहते हैं, कि सीखने या शिक्षण की जो प्रक्रिया है इस व्यक्ति की, वो आपकी समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण एक प्रकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम समाज सम्मत, समाज अनुरूप जो व्यवहार होते हैं उन्हीं को सीखते हैं। समाज विरोधी, समाज के विपरीत जो कार्य होते हैं वो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते। फिर हमने समाजीकरण के विभिन्न प्रक्रियात्मक पक्षों की चर्चा की कि समाजीकरण एक आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण के माध्यम से हम संस्कृति, मूल्यों को आत्मसात करते हैं और उन मूल्यों, संस्कृति को आत्मसात, आंतरिकरण करने के द्वारा ही हम समाज के प्रकारात्मक सदस्य बन पाते हैं। और चूँकि समाजीकरण समाज विशेष होती है, इसलिए ये स्थान व समय सापेक्ष भी मानी जाती है। फिर हमने समाजीकरण के विभिन्न सोपानों की बात की कि किन किन चरणों के द्वारा मनुष्य का समाजीकरण होता है। कि प्रारंभ में बाल अवस्था होती है, शिशु अवस्था जिसे कहा, एनुअल स्टेज जिसे कहते हैं हम, फिर कि शिशु अवस्था आई, फिर किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था तक हमारा समाजीकरण होता रहता है। फिर हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों के जो विभिन्न समाज और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे उनकी चर्चा की कि G.H. कूले इसे आत्मदर्पण के दर्शन के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि समाज रूपी दर्पण में जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही व्यक्ति समाज के दृष्टिकोण से अपने व्यवहार को निर्मित करता है, अपने व्यक्तित्व को निर्मित करता है। G.H. बींड ने इसे सामान्यकृत अन्य के रूप में परिभाषित किया, तो फ्राइड ने इसे समाज मनोवैज्ञानिक आधार पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के आधार पे समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से ईड, ईगो और सुपर ईगो के मध्य जो द्वंद्व चलता है, जो विकास की जो प्रक्रिया चलती है, उसके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया थी, समाजीकरण के सिद्धांत थे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समाजीकरण जहाँ सकारात्मक अवधारणा है, वहीं समाजीकरण विरोधी जो कार्य होते हैं, समाज